बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ जनरल बैक्टीरियोलॉजी। आज की इस वीडियो में अनवर माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ करेंगे फॉर जनरल बैक्टीरियोलॉजी। तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी के पास्ट एससीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला चैप्टर है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोब्स। इस चैप्टर के अंदर एक ही सवाल पूछा गया है कि वायरसेस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। तो इस डिफरेंस को तैयार कर लेते हैं। वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए मौजूद होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होते। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होता है। ये वाला सवाल वायरोलॉजी के अंदर भी आएगा, तो हम इसको यहीं से कवर कर लेंगे। यानी वायरसेस के अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एट ए टाइम मौजूद नहीं होंगे। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होता है। सेल वाल वायरसेस के अंदर नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होती है। राइबोसोम दोनों के अंदर नहीं वैसे बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होते हैं 70s का, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर नहीं होता। तो बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम होते हैं। वायरसेस के अंदर कोई राइबोसोम नहीं होता। मोटिलिटी की बात करते हैं तो वायरसेस की मोटिलिटी ना होने के बराबर होती है, बैक्टीरिया की मोटिलिटी होती है, फ्लैजेला पिलाई की वजह से होती है। जो वायरसेस की रेप्लिकेशन होती है वो एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए होती है, जिसमें एक वायरस का पेरेंट सेल दो नहीं बल्कि 1000-2000 डॉटर सेल बनाता है, जबकि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से रेप्लिकेट करते हैं। एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता है और इसका एक पार्टिकुलर जनरेशन टाइम होता है। और डिफरेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं होते। बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, लेकिन दो बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, जिसमें रैकेट्सिया और क्लैमिडिया आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इस चैप्टर के अंदर जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है, पहला है व्हाट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के मालिक्यूल्स होते हैं, जो ओरिजिनल बैक्टीरिया के डीएनए से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, यानी इनकी रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। अब जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स। जो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। असल में जो कॉन्जुगेशन होता है, सबसे पहले कॉन्जुगेशन के अंदर सेक्स पिलस, ये पिलस के एक प्रोटीन्स होती है। पिलस किससे बना होता है? पिलिन प्रोटीन से। उनकी सिंथेसिस होती है, फिर सेक्स पिलस एक जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन कराता है, जिसके जरिए कॉन्जुगेशन होती है और ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाती है। नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड के अंदर कोई ट्रांसफर जीन नहीं होते, मतलब ऐसे जीन नहीं होते जो सेक्स पिलस की सिंथेसिस करवाते हैं। अब प्लाज्मिड्स के क्या फंक्शन होते हैं? प्लाज्मिड्स के पास जीन्स होते हैं फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एक्सोटॉक्सिन्स को इनकोड करने वाले जीन्स होते हैं। और आपको पता है कि जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। पिलाई और फिम्ब्रियाई को कोड करने वाले जीन्स होते हैं, हैवी मेटल से रेजिस्टेंस वाले जीन होते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट से रेजिस्टेंट वाले जीन होते हैं। तो इन 5 कैटेगरी वाले जो जीन्स होते हैं प्लाज्मिड्स के अंदर होते हैं। ओके, कौन कौन से? इसको याद करने का निमोनिक क्या है? इसको याद करने का निमोनिक है पेयर, PEAR। आई थिंक ये बॉल पेंट ही खत्म हो चुका है। तो अगर आपको भूलता हो कि इसको याद किस तरह से करना है, तो ये है पेयर, नाशपाती है। तो पी से बनेगा क्या? पी से बनेगा पिलाई या फिम्ब्रियाई। ठीक है। ई से बनेगा एक्सोटॉक्सिन, ए से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और आर से रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनोमरेट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट जीन। तो आपको बता चुका हूँ निमोनिक क्या होगा, पेयर होगा। प्लाज्मिड्स कौन कौन से हो गए इसमें? पिलाई वाले हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अल्ट्रावायलेट, और इसके साथ हम कह सकते हैं कि हैवी मेटल्स वाले होते हैं। इसके बाद है कंपेयर द सेल वाल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के सेल वाल को कंपेयर करना है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया के नाम लेने हैं जो ग्राम स्टेनिंग से नज़र नहीं आते, विजिबल नहीं होते। तो पहला पॉइंट है पेप्टिडोग्लाइकान। जो पेप्टिडोग्लाइकान की कवरिंग होती है ग्राम पॉजिटिव में काफ़ी ज़्यादा थिकर होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। ग्राम नेगेटिव में थिन और सिंगल लेयर क्या होती है। आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद होती है, ग्राम नेगेटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, क्योंकि जब आउटर मेम्ब्रेन ये वाला आई थिंक ये जो चीज़ है ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। जब आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी नहीं होगी। लाइपोप्रोटीन का कंटेंट ग्राम नेगेटिव के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ओके, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होती है ग्राम नेगेटिव में होती है और जो टैक्विक एसिड है ग्राम पॉजिटिव में होता है। दोनों का फंक्शन एक ही है कि सेप्टिक शॉक करवा देना। पेरिप्लाज्मिक स्पेस वो स्पेस होती है जो आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान में पड़ी हुई होती है। इस स्पेस के अंदर बीटा लैक्टेमेस एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करवा देता है। टैक्विक एसिड ये ग्राम पॉजिटिव सेल वाल के आउटर लेयर के अंदर मौजूद होते हैं और ये प्रोट्रूड करते हैं। किसी के साथ लिपिड्स भी लगा होता है जिसको लाइपोटैक्विक एसिड बोलते हैं। क्या कराते हैं? सेप्टिक शॉक करवाते हैं। ठीक है।
ओके, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग में नज़र नहीं आते। तो माइकोबैक्टीरिया क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिपिड होते हैं और इसके लिए जो अल्टरनेटिव टेक्निक होती है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो स्पायरोकीट्स होते हैं, ट्रिपोनिमा पैलिडम बुरीलिया होता है और एल्से लेप्टोस्पाइरा आई थिंक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, तो इनके लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका निमोनिक होता है FD, ठीक है। FD से रट्टा मार लो, जिससे FDA अप्रूव्ड ड्रग्स होती है, फेडरल एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी होती है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाली नहीं होती और इसके लिए कोई अल्टरनेटिव अप्रोच नहीं होता। ल्यूजिनिला नीमोफिला ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिस्पायरेटरी, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी था और इसके साथ ल्यूजिनिला नीमोफिला और इसके साथ बॉर्डेटिला पर्ट्यूसिस था। अब ये रेड काउंटर स्टेन जिसको सैफ्रानिन बोलते हैं उसकी अपटेक काफ़ी ज़्यादा कम करता है, तो फिर आपको टाइम बढ़ाना पड़ता है, प्रोलॉन्ग करना पड़ता है टाइम को। क्लैमिडिया और रिकेट्सिया दोनों ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं। तो क्लैमिडिया के लिए इंक्लोयन बॉडीज होती है साइटोप्लाज्म में, जबकि रिकेट्सिया के लिए जिम्सा स्टेनिंग होती है। और याद करना ये जिम्सा स्टेनिंग उसके लिए प्लाज्मोडियम के लिए भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ग्रोथ वाले चैप्टर के अंदर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल के फेजेस के बारे में पूछता हूँ, डायग्राम के बारे में, ठीक है। ओके, तो जो बैक्टीरिया होती है उसकी ग्रोथ साइकिल के अंदर 4 फेज होती है। पहला है लैग, लॉग, स्टेशनरी और फिर डेथ फेज होता है। लैग फेज के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता। लॉग फेज के अंदर सेल की डिवीजन होती है। स्टेशनरी फेज के अंदर स्पोरुलेशन स्टार्ट होती है। स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। स्टेशनरी फेज के अंदर जो नंबर ऑफ सेल होते हैं या नंबर ऑफ सेल प्रोडक्शन होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सेल डिक्लाइन की या सेल डेथ के। और डेथ के अंदर या जिसको डिक्लाइन फेज बोलते हैं, इसमें बैक्टीरिया का नंबर डिक्लाइन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में, वैसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है। एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब और इसके साथ माइक्रो एरोफिलिक भी होते हैं। कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई ऑब्लिगेट एनारोब है। ई कोलाई फैकल्टेटिव है, जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सूडोमोनास, क्लैप्सिला ये एरोबिक होते हैं। क्या क्लैप्सिला एरोबिक होता है ये आपने मुझे बताना है। क्लैप्सिला फैकल्टेटिव एनारोब होता है। अब जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं। तो जेनेटिक्स वाले में सबसे पहले जीन की म्यूटेशन पूछता है। जीन की म्यूटेशन को डिफाइन करो, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को डिफाइन करो। उसके बाद म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो म्यूटेशन होता है कि DNA के बेस सीक्वेंस में तब्दीली, जिसकी वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड की प्रोटीन के अंदर इंसर्शन होती है। डिफरेंट अमाइनो एसिड के इंसर्शन होने की वजह से जो फिनोटाइप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। म्यूटेशन की टाइप्स क्या होती है? म्यूटेशन की वैसे बहुत सारी टाइप्स है। जेनेटिक्स के अंदर हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसके 3 टाइप्स बताई हुई है। बेस सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और इंसर्शन म्यूटेशन। जो बेस सब्स्टिट्यूशन होती है उसको भी 3 में डिवाइड कर देते हैं, नॉन सेंस, मिस सेंस और एक होती है जिसके अंदर अमाइनो एसिड सेम वाला लग जाता है लेकिन फिनोटाइप चेंज नहीं होती। अमाइनो एसिड तो यानी जो कोड होता है वो चेंज होता है लेकिन अमाइनो एसिड सेम वाला लग जाता है, वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो बेस सब्स्टिट्यूशन है। बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस हो जाता है। अब मिस सेंस म्यूटेशन के अंदर जो कोडॉन लगता है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड के इंसर्शन करा देगा, जबकि नॉन सेंस कोडॉन के अंदर टर्मिनेशन कोड लग जाएगा। इसकी एग्जांपल बीटा थैलेसीमिया और इसकी एग्जांपल होती है सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर एक या ज़्यादा लेकिन 3 ना हो, 1 या 2 बेस पेयर ऐड या डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में सिस्टिक फिब्रोसिस की एग्जांपल नहीं आती। ओके, इंसर्शन म्यूटेशन के अंदर होता है कि जब ट्रांसपोसोन या इंसर्शन सीक्वेंस DNA के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये म्यूटेशन की टाइप्स हो जाती है। फिर इसके बाद आज सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि 3 मैकेनिज्म्स क्या है? 3 मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के ट्रांसफर के। तो पहला मैकेनिज्म है कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फिर कॉन्जुगेशन की डायग्राम भी पूछता है, तो डायग्राम को रट्टा मार लेना और 3 प्रोसेस को याद कर लेना। कॉन्जुगेशन के अंदर DNA ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय द जर्म ट्यूब, ठीक है, जो पिलाई वगैरह बनाता है। ट्रांसडक्शन के अंदर वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है जो DNA को कैरी करता है एक बैक्टीरिया के दूसरे सेल के अंदर, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो DNA होता है वो नेकेड इन्वायरमेंट के अंदर होता है या फिर हम आर्टिफिशियली DNA को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कभी कभार प्रोग्राम रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन भी हो सकती है। प्रोग्राम रीअरेंजमेंट के अंदर जो जीन्स होते हैं वो इनएक्टिव साइड से एक्टिव साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। जब वो एक्टिव साइड पर मूव करेंगे तो उनकी एक्सप्रेशन होगी और जब जीन की एक्सप्रेशन होगी तो न्यू प्रोटीन बनेगी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए बैक्टीरिया न्यू प्रोटीन को या न्यू एंटीजन को सिंथेसाइज कर सकती है और जब अपने एंटीजेनिक वेरिएशन होती है तब ये हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसका कोई सवाल नहीं आया लेकिन एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं यानी ऑर्गेनिज्म को 2 में डिवाइड किया हुआ, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो कुछ एक्स्ट्रा भी होती है, मिसलेनियस भी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव होती है 2 होती है, कोकाई और रॉड्स। कोकाई की बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालेस। अगर जिनमें कैटालेस होगा तो वो स्टेफिलोकोकस है, जिनमें कैटालेस नहीं होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। फिर कैटालेस
पॉजिटिव को मजीद दो में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड कोगुलेस। जिसमें कोगुलेस होगा तो स्टेफिलोकोकस हो गए, जिसमें कोगुलेस नहीं होगा उसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी टू द निवोबायोसिन एंटीबायोटिक। अब जो निवोबायोसिन सेंसिटिव होती है तो उसमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, जबकि निवोबायोसिन रेजिस्टेंट के अंदर सैप्रोफाइटिकस आ जाएगा। कैटालिस नेगेटिव के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं। अब इनको भी 3 में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ हिमोलिसिस। कुछ की हिमोलिसिस हो जाती है, ठीक है, तो कंप्लीट हिमोलिसिस होती है। तो कंप्लीट हिमोलिसिस होती है तो कौन सा जोन देखने को मिलता है आपको, ग्रीन या रेड, ये आपने मुझे बताना है। तो कंप्लीट हिमोलिसिस के अंदर मजीद 2 में डिवाइड करते हैं। कुछ बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई ये क्या करते हैं, ये बीटा हिमोलिटिक के अंदर आते हैं और ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं। एगालैक्टाई रेजिस्टेंट है, जबकि सेंसिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आते हैं। पार्शियल के अंदर ये अल्फा हिमोलिटिक के अंदर ऑप्टोजिन सेंसिटिव और ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट। ओके, तो जो ऑप्टोजिन सेंसिटिव होते हैं और बाइल ये भी कह सकती है कि जो बाइल सालुबल बाइल इनसालुबल होते हैं। तो जो बाइल सालुबल और सेंसिटिव होते हैं ऑप्टोजिन से तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, जबकि विरिडियन ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट होते हैं। इन शॉर्ट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई और विरिडियन के दरमियान में ऑप्टोजिन आएगा या निवोबायोसिन आएगा, जबकि यहाँ पे बेसिट्रेसिन आएगा। ठीक है, जबकि नो हिमोलिसिस के अंदर हम इनकी ग्रोथ करवाते हैं बाइल के अंदर। जिसकी ग्रोथ हो जाएगी बाइल के अंदर तो वो स्ट्रेप्टोकोकस फेसालिस है, जिसकी नहीं हो पाएगी तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है। ठीक है, तो बी से बोविस और बी से बाइल, हालांकि ग्रोथ नहीं होती। जो रॉड्स होती है उसको 2 में डिवाइड करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं उसमें फैकल्टेटिव में बैसिलस, जबकि एनारोबिक के अंदर कोलेस्ट्रीडियम आता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस। जो फिलामेंटस होता है उसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में नोकार्डिया होता है, और याद करना नोकार्डिया माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों एसिड फास्ट ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वीक एसिड फास्ट ट्रेनिंग होती है। जो स्ट्रॉन्ग EFB होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, नॉन फिलामेंटस के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम लिस्टेरिया और गार्डिनिला वजाइनालिस आ जाएगा। ग्राम नेगेटिव के अंदर मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, कोकाई, रॉड्स और स्पायरोकीट्स होते हैं। स्पायरोकीट में जो एरोबिक होता है वो लेप्टोस्पाइरा होता है, जबकि एनारोबिक के अंदर ट्रिपोनिमा और बुरीलिया होता है। रॉड्स को मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं फैकल्टेटिव में। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड फैकल्टेटिव में स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट वाले भी स्पायरेटरी, जूनोटिक और एंटेरिक है, जबकि कर्व्ड के अंदर कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर और विब्रियो आ जाता है। ठीक हो गया, तो आप इन सबको स्पेशल से भी कवर कर सकते हो। इसके बाद है ह्यूमन माइक्रोबायोम। ह्यूमन माइक्रोबायोम के अंदर सवाल आता है कि व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल फ्लोरा और कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या है। और नॉर्मल फ्लोरा पूछते हैं ओरोफैरिंग्स का। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है, कभी कभार बैक्टीरिया और फंजाई हमारी नॉर्मल बॉडी साइड का परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, स्पेसिफिकली स्किन का, ओरोफैरिंग्स का, कोलोन का, वजाइना का। वहाँ पर ये हमारी बॉडी के हेल्थ और डिजीज़ को मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विटामिन B12 को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ इनका ये फ़ायदा ये है कि जो नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस में नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है जहाँ पे पैथोजेनिक स्ट्रेन ने जाके बाइंड ऑन होता है। इन शॉर्ट ये पैथोजन की ग्रोथ को लिमिट कर लेती है। ओके, अब स्किन के अंदर स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस और कैंडिडा अल्बाइकन होती है। नोज के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस होता है। माउथ के अंदर विरिडियन है। ठीक है, ओरोफैरिंग्स में माउथ आपने रट्टा मार लेना, थ्रोट रट्टा मार लेना। माउथ और थ्रोट दोनों के अंदर विरिडियन होते हैं, जबकि डेंटल प्लेग के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होती है। वैसे ये भी विरिडियन वाली ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिंजिवल क्रेसिस के अंदर इसका मिमोनिक होता है बेस, लेकिन वहाँ पे जो बेस का जो लास्ट वाला ई अल्फाबेट होगा वो ई नहीं होगा, एफ होगा। बी से बैक्टीरियोइड, ई से एक्टिनोमाइसिस, एस से स्ट्रेप्टोकोकाई और एफ से फ्यूजोबैक्टीरियम। कोलोन के अंदर बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस, फ्यूजोबैक्टीरियम, ई कोलाई, एंटीरोकोकस फेसालिस होता है। वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई वगैरह ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। और जबकि यही वाले जो ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस यूरेथ्रा में भी देखने को मिलते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस वाले में कौन कौन से SCQ पूछे जाते हैं। तो पहला पैथोजेनेसिटी और विरुलेंस को डिफाइन करो। तो पैथोजेनेसिटी ये ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जो डिजीज कॉज करवाता है, यानी वो एबिलिटी जिसके जरिए वो डिजीज कॉज करवाता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो वो पैथोजेनेसिटी होती है। विरुलेंस के अंदर ये माइक्रोब्स की क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए गिवन इन्फेक्शन करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो शिगेला होता है ये हाईली विरुलेंट होता है एज कम्पेयर टू साल्मोनेला। ठीक है, तो हाईली विरुलेंट माइक्रोब्स होते हैं, उनको रिलेटिवली लेस ऑर्गेनिज्म चाहिए फॉर द कॉजेशन ऑफ डिजीज। ओके, और ID50 के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो असल में जो विरुलेंस होती है वो मॉनिटर की जाती है ID50 से। ठीक हो गया, अब क्या हम चलते हैं नेम फॉर कंपोनेंट दैट ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव, कि 4 कंपोनेंट कौन सी होने चाहिए अगर उसमें क्या करवाना है, इन्फेक्शियस डिजीज करवाना है। तो ये स्टेजेस है, ये डिटर्मिनेंट होती है बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की है। ठीक है, इसके बाद ये स्टेजेस है। ओके, तो 4 कंपोनेंट क्या होने चाहिए जिसकी वजह से वो डिजीज़ करवाएगा।
पिलाई है, कैप्सूल है, ग्लाइकोकैलिक्स है। वैसे इसके जो आंसर बनता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला ट्रांसमिशन, दूसरा एडहेरेंस ऑफ सेल सरफेस अगर पैथोजेनेसिस करवानी है, ठीक है, इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन और इंट्रासेलुलर सर्वाइवल, टॉक्सिन के प्रोडक्शन और इम्यूनोपैथोजेनेसिस होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन आती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर टू ऑफस्प्रिंग होती है, हॉरिजॉन्टल जो मदर टू ऑफस्प्रिंग नहीं होती। अब एग्जाम में कभी कभार ये भी आ सकता है, बल्कि यहाँ पे आया हुआ होगा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन वाली ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में कुछ ट्रांसप्लेसेंटल होती है, कुछ बर्थ कैनाल के अंदर और कुछ ब्रेस्ट मिल्क में। तो ब्रेस्ट मिल्क में स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, बर्थ कैनाल के अंदर ई कोलाई। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको पता है कि जीआईटी में हमारा एक इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ई से इकोलाई, एन से नेजेरिया गोनोरिया और एस से स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टाई है, जबकि ट्रिपोनिमा पैलिडम और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन ये ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज वे होती है इनका, ठीक है। दूसरा एडहेरेंस टू द सेल सरफेस है, तो इसमें पिलाई, नेजेरिया गोनोरिया और इकोलाई में होती है। कैप्सूल स्टाफिलोकोकस ओरियस में होता है। वैसे कैप्सूल 3 ऑर्गेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, नेजेरिया मेनिनजाइटिस और लास्ट वाला था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ग्लाइकोकैलिक्स स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। दैट इज़ वाई ये डिफरेंट प्रोस्थेटिक कैथीटर पे या जॉइंट्स के ऊपर जो प्रोस्थेटिक होती है वहाँ पे अटैच हो सकता है। तीसरा इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन कोलाजिनेज और हाइलोयूरिनेडेज प्रोड्यूस करता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस कोआगुलेज प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। बाकी हमने स्टेप्स पहले तैयार कर चुके हैं बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के, ठीक हो गया। फिर सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, दोबारा से स्टेप्स आ जाती है। सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के ट्रांसमिशन होती है पहले, ठीक है, तो ट्रांसमिशन है, फिर एडहेरेंस होती है, फिर इसके बाद इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन और इंट्रासेलुलर एग्जाम्पल है सर्वाइवल है, टॉक्सिन प्रोडक्शन और इम्यूनोपैथोजेनेसिस होती है। अब डिफरेंस है एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का। तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में क्या फ़र्क होता है? जो एक्सोटॉक्सिन होती है दोनों के अंदर होती है, लेकिन एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, ठीक है, सलवाल के कंपोनेंट होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं सीक्रेटेड होते हैं, ये सीक्रेटेड नहीं होते। इनकी केमिस्ट्री है कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं। इनके जीन प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के ऊपर पड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके हमेशा बैक्टीरियोफेज के ऊपर पड़े हुए होंगे। टॉक्सिसिटी इनके ज़्यादा होती है, क्लिनिकल इफेक्ट भी इनके ज़्यादा होते हैं, मोड ऑफ एक्शन भी बहुत सारे होते हैं। उनके खिलाफ वैक्सीन भी होती है, हीट की स्टेबिलिटी इनकी होती है, और जो टिपिकल डिजीज होती है इसकी एग्जांपल टेटनस और इसकी एग्जांपल है मेनिंजोकॉक्सीमिया। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से एक्सोटॉक्सिन है? लाइक डिप्थीरिया टॉक्सिन है, वो क्या करता है एटीपी राइबोसाइलेशन को करवाता है किसके? एलोंगेशन फैक्टर 2 की, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। टेटनस टॉक्सिन ग्लाइसिन की रिलीज को ब्लॉक कर देता है। ग्लाइसिन की रिलीज को ब्लॉक करने वाला स्ट्रैचिनिन भी होता है। बॉचुलिनम टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देता है। हीट लेबाल टॉक्सिन के अंदर ई कोलाई आता है, यानी ई कोलाई का हीट लेबाल टॉक्सिन है जो साइक्लिक एमपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो कि डायरिया करवा देता है, ठीक है। अब एंडोटॉक्सिन के क्या इफेक्ट होते हैं? फीवर है, हाइपोटेंशन है, इन्फ्लेमेशन और डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन होती है। इन तीनों को मिलाने से क्या बन जाता है? सेप्टिक शॉक। कभी कभार एंडोटॉक्सिन के फंक्शन भी आ जाते हैं, लाइक एंडोटॉक्सिन मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इंटरल्यूकिन 1 ने फीवर करवाना है, जबकि इसने फीवर और हाइपोटेंशन भी करवा देनी है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइपोटेंशन करवा देनी है। इन शॉर्ट इंटरल्यूकिन 1 और नाइट्रिक ऑक्साइड के फंक्शन को मिला दो तो टीएनएफ के बन जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से डीआईसी हो जाएगी, ठीक है। वैसे टिश्यू फैक्टर की एक्टिवेशन से डीआईसी होती है। कॉम्प्लीमेंट से एडीमा और न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस हो जाती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो पहला इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है और सिम्टम आने से दरमियान में वो पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन। प्रोड्रोमल के अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, लाइक फीवर है, मलेरिया है, लॉस ऑफ एपिटाइट है। स्पेसिफिक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम आते हैं। रिकवरी में पर्सन वापस नॉर्मलाइज हो रहा होता है, हेल्थ को अटेन कर रहा होता है, ओके। इसके बाद है एंटी बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस है। तो इस यहाँ पर सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पूछे हुए हैं, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया है। असल लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में ये स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम इस चैप्टर को कर लेते हैं। तो 4 मैकेनिज्म क्या होती है फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस। तो पहला ड्रग को इनएक्टिवेट कर देना, दूसरा ड्रग के टारगेट को मॉडिफाई कर देना, तीसरा परमिएबिलिटी को कम कर देना, चौथा एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग को कर देना, यानी ड्रग का एक्सपोर्ट या इफ्लक्स को बढ़ा देना। इफ्लक्स को बढ़ाने वाला मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पंप होता है। पोरिन के अगर प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाए तो परमिएबिलिटी कम हो जाती है या ड्रग के टारगेट को मॉडिफाई कर सकती है। वैसे ये वाला टॉपिक कीमो से रिलेटेड है। अब है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक है। ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है लेकिन किल नहीं करती तो वह बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरियोसाइडल में ऐसी ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करती है। अब ये कीमो के अंदर है तो हम कीमो के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं।
अब इस चैप्टर के आई थिंक इसके आते हैं वैसे, लेकिन ये स्पेशल के हिसाब से आते हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहला माइक्रोस्कोपिक है, दूसरा कल्चर है। कल्चर में ब्लड कल्चर लेती है, स्पूटम का कल्चर लेती है, स्टूल का कल्चर लेती है, यूरिन कल्चर है, CSF का कल्चर है। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में एग्लूटिनेशन टेस्ट है, एग्लूटिनेशन भी 4 है, लैटिक्स, कोल्ड, ट्यूब, स्लाइड। कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट आपने नहीं बोलना, माइकोप्लाज्मा निमोनिया का होता है, ठीक है। और फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के अंदर जीनोमिक टेस्ट और प्रोटियोमिक टेस्ट आ जाती है। अब जो ब्लड एगर होता है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए होता है, बॉर्डेड गैंग्यू, ये बॉर्डेटिला पार्टियोसिस के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो चारकोल येस्ट एगर होता है, ये ल्यूजिनिला नीमोफिलिया के लिए स्पेसिफिक है। जो चॉकलेट एगर होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया गोनोरिया के लिए होता है। इसके अलावा जो थेयर मार्टन मीडियम निजेरिया गोनोरिया के लिए होता है, ठीक है। अब ये उन जगह से निकाला जाता है, ये वाला स्टीराइल साइड से होता है, जबकि ये वाला नॉन स्टीराइल साइड से होता है, ठीक है, ओके। जो चॉकलेट एगर प्लस फैक्टर 5 यानी अगर चॉकलेट एगर सिंपल हो तो वो निजेरिया मेनिंजाइटिस, लेकिन अगर आप फैक्टर 5 और फैक्टर X डाल दोगे तो वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए होगा। एग योक के लिए कोलिस्ट्रीडियम परफेरेंजिस है। ईओसिन मिथाइलिन बिलो ग्राम नेगेटिव रोडेंटेरी के लिए होता है। LJ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मैकॉन की भी ग्राम नेगेटिव रोडेंटेरी के लिए, टेलोराइड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए, थेयर मार्टम निजेरिया गोनोरिया के लिए, और ट्रिपल शुगर ये भी ग्राम नेगेटिव रोडेंटेरी के लिए होता है। आई थिंक अब लास्ट चैप्टर है स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन वाला, तो ये चैप्टर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, गिव एनी 2 मैकेनिज्म बाय विच केमिकल एजेंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गिव 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल एजेंट, हर कैटेगरी से बतानी है, ठीक है। तो जो स्टीरिलाइजेशन के 3 मैकेनिज्म होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं, ठीक है, फिजिकल एजेंट होते हैं, ओके, और कुछ फिल्ट्रेशन वाला। वैसे फिजिकल एजेंट के अंदर ही फिल्ट्रेशन लिखी हुई है, तो जो केमिकल एजेंट के कोई 2 नाम बताने हैं। तो या तो हम सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन वाला मैकेनिज्म बता सकते हैं, या प्रोटीन के मॉडिफिकेशन वाला, ADN की मॉडिफिकेशन वाला। इन सब की एग्जांपल को देख लेते हैं। जो अल्कोहल होता है, ठीक है, डिटर्जेंट है और फिनोल है, तो उसका न्यूमोनिक होता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ADP होता है इस सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन कराता है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है और मॉडिफिकेशन ऑफ DNA है। मॉडिफिकेशन ऑफ DNA के अंदर यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट लिखा हुआ है और इसके साथ मेलाचाइट ग्रीन है। इनको देख लेते हैं। जो क्रिस्टल वायलेट है स्किन के एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये करते क्या है, क्रिस्टल वायलेट ये पॉजिटिवली चार्ज DNA मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट पे जाके बाइंड कर जाते हैं। स्किन एंटीसेप्टिक होती है। मेलाचाइट ग्रीन ये LJ मीडियम का पार्ट होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ के लिए होता है। ये डाई अनवांटेड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, ओके, ड्यूरिंग द 6 वीक इंक्यूबेशन पीरियड। तो 2 एग्जांपल आप यहाँ से कर सकते हो। अल्कोहल जो 70% एथेनॉल होती है, एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है। ऐसी स्किन जहाँ पर उसकी पंक्चर होनी है, जहाँ वेन की पंक्चर होनी है, वेनी पंक्चर है, कोई IV लाइन डालनी है, तो उससे पहले हम एथेनॉल का यूज़ करते हैं, या 70% एथेनॉल होती है, स्टेथोस्कोप को डिसइंफेक्ट करती है। तो डिटर्जेंट होते हैं, सरफेस एक्टिंग एजेंट होते हैं। इसके अंदर बेंज एल्किलोनियम क्लोराइड है जो फ्लोर के ऊपर और सर्फेसिस के ऊपर डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है। जो फिनोल होता है क्लोरहेक्सिडीन है, ये हैंड डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सर्जरी से पहले वोंड की क्लींसिंग भी क्लोरहेक्सिडीन से होती है, ठीक है। इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्लोरीन होती है स्विमिंग पूल के लिए, जो आयोडीन होती है उसका टिंचर होता है ब्लड कल्चर से पहले स्किन को क्लीन करना, ठीक है। वेनी पंक्चर से पहले स्किन को क्लीन करना तो वो अल्कोहल होती है, लेकिन ब्लड कल्चर से पहले वो होती है टिंचर आयोडीन होती है। जबकि सर्जरी से पहले स्किन को प्रिपेयर करना वो आयोडोफोर होती है। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। जो हैवी मेटल है थाइमिरोसोल, ये स्किन का एंटीसेप्टिक है। सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप होते हैं, गोनोकोकल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। सल्फर डाइआज़िन ये फार्मा में पड़ा था बर्ड इन्फेक्शन के लिए। कॉन्टैक्ट लेंस को डिसइंफेक्ट करने के लिए H2O2 फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड ये रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इथाइलिन ऑक्साइड हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और प्लास्टिक्स होती है, ठीक है। तो आप कोई से 2 एग्जांपल कर सकते हो यहाँ से। फिर आगे स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ रही है और इसके फिजिकल मेथड है। तो स्टेरिलाइजेशन के अंदर पूरी माइक्रोबियल लाइफ को किल कर देते हो, इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। डिसइंफेक्शन के अंदर सारे तो किल नहीं कर सकते, मोस्टली को किल कर देते हो। और ऐसे केमिकल जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हो ताकि उनको किल किया जा सके माइक्रोब्स को, तो उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। फिजिकल एजेंट का पूछा है तो फिजिकल एजेंट के अंदर 2 मरतबा सवाल आ चुका है। तो फिजिकल एजेंट में 3 आते हैं, हीट है, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन है। हीट भी 3 टाइप की होती है, मॉइस्ट, ड्राई हीट और पास्चराइजेशन। इनका टेम्परेचर और इनकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। आउटोक्लेविंग मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, 15 LB पर पाउंड पर इंचेस का प्रेशर होता है, 15 से लेकर 20 मिनट का, ओके। यानी इसमें 15 वाला फार्मूला चल रहा है, 15 से लेकर 20, 15 और 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 बन जाएगा, तो 121 कर लेना। ड्राई हीट के अंदर टेम्परेचर 2 घंटे के लिए 180 का अप्लाई करते हैं, ओके। तो ये ग्लास वेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। जो पास्चराइजेशन होती है मिल्क की होती है, तो इसमें 2 होते हैं मैकेनिज्म। पहला है कि आधे घंटे के लिए कर लो तो वो 62 है, यानी
अगर ये देखो 2 आवर्स है, यहाँ पे 30 मिनट्स है, 2 घंटा के लिए तो 180 है, लेकिन आधे घंटे के लिए 60 है। तो यहाँ पे 3 वाले कोई मल्टीपल चल रही है। जो फ्लैश पास्चराइजेशन होती है इसके अंदर आपने सेकंड्स यानी मिनट्स को सेकंड में ले आए हो, 1 सेकंड इसको हाफ कर दिया है, लेकिन इसको आपने 72 बना दिया है। ठीक है, तो ये फ्लैश पास्चराइजेशन होती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 सेकेंड्स। इस तरह से हमने ऑलमोस्ट जनरल बैक्टीरियोलॉजी के सारे पास्ट यूक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही थी तो फिर टाइम के फुकदान की वजह से मैंने ऐसा किया था, तो प्लीज़ वीडियो को स्लो डाउन कर लिया करो, 0.75 पे चला लिया करो, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।